नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल सर्विस पाठशाला.यूपीएससी में। आप सभी को जानकारी है ये कि हम पॉलिटी कर रहे हैं और पॉलिटी में हम लोग भाग 3 को कर रहे थे। और भाग 3 में आपको पता है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया है, हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में दिया है कि हमारे जो संविधान है वो हमारे को क्या क्या अधिकार देता है और किस भाग के तहत देता है और किस अनुच्छेद के तहत देता है, और उस अनुच्छेद में कितने कितने अनुच्छेद है, समानता का कहाँ है, स्वतंत्रता का कहाँ है, शोषण के विरुद्ध कहाँ है। इस तरह के जो अधिकारों का वर्णन या उल्लेख हम कह सकते हैं वो संविधान में कहाँ दिया गया है या संविधान के किस भाग में अनुच्छेद में दिया गया है, उसके बारे में हम वर्णन कर रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो मित्रों, आप सभी को जानकारी है ये कि जो हम मौलिक अधिकार कर रहे थे भाग 3, आपको मैं रटाने की कोशिश, आपको याद करने की कोशिश करवा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ते पढ़ते आपको जब कहीं क्लास लग रही हो तो आपको, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको याद हो जाए, ऐसे पढ़ना है। तो आप इसमें क्या समझेंगे, जैसे मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया, अगर मौलिक अधिकार के बारे में आता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में दिया है, तो मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख भाग 3 में दिया है। अगर आता है कि भाई जो मौलिक अधिकार है ये कौन कौन से अनुच्छेदों में दिया है, मैंने आपको बताया था, ये 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमारे जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन किया गया है। मित्रों, अगर अभी आप देखेंगे, हमने परसों क्या किया, हमने परसों किया समानता का अधिकार, उसके बाद हमने पिछले कल क्या किया, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आज जो हम पढ़ने वाले, आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया, तो जो ये आपको अपने हेडलाइन पढ़ी शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपको आधी चीजें यही क्लियर होगी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर किसी व्यक्ति के साथ, देखो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि जो अनुच्छेद 23 है या अनुच्छेद 24 है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो वर्णन करता है, वो क्या चीज है, ये दोनों, ये राज्य के लिए भी और व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए कहा गया है ये कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ना कोई राज्य कर सकता किसी व्यक्ति के साथ शोषण, ना कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति के साथ कोई शोषण का, कोई इस तरह का कोई भी उसके साथ शोषण किसी व्यक्ति के साथ नहीं कर सकता, व्यक्ति के साथ भी नहीं कर सकता, और कोई राज्य किसी व्यक्ति के साथ भी शोषण नहीं कर सकता है। ये क्या कहता है, जैसे अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, लोक नियोजन में समानता, मतलब वो सिर्फ राज्य को कहता है कि भाई जो व्यक्ति है उसको लोक नियोजन में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, ये राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन अनुच्छेद जो 23 और अनुच्छेद 24 है, खास करके अनुच्छेद 23, ये क्या है, ये राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए कहा गया है। अनुच्छेद 23 और 24 ये राज्य के लिए भी कहा गया है कि तुम किसी व्यक्ति के साथ शोषण नहीं कर सकते, और यह क्या नाम है अपना व्यक्ति को भी कहा गया है कि तुम किसी और व्यक्ति के साथ शोषण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये शोषण के विरुद्ध, किसी व्यक्ति के साथ अगर शोषण होता है तो ये उसके क्या है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 23। अब अनुच्छेद 23 क्या बोलता है, अनुच्छेद 23 बोलता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, अगर आपके पास कोई व्यक्ति काम कर रहा है या आपके पास लेबर है, तो आप ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। आप जो, अगर वो व्यक्ति आपके पास कोई काम कर रहा है तो उसको भी आपने सम्मान से देखना है, उसकी या सैलरी है या उसकी स्वास्थ्य को लेकर और सारी चीजें हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो व्यक्ति आपके पास काम करता है, आपकी लेबर में काम करता है या कहीं आपके पास खेतों में काम करता है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार करो। तो दुर्व्यवहार से क्या समझा आप अनुच्छेद 23 में, कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर वो आपके पास काम कर रहा है, आपकी कंपनी में काम कर रहा है, आपके खेतों में काम कर रहा है, आपके पास लेबर के तौर पे काम कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, यह कौन सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 23। और अनुच्छेद 23 मैंने बताया आपको, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 ये राज्य को भी जिम्मेदारी देता है और व्यक्ति को भी जिम्मेदारी देता है। इसलिए ना कोई राज्य किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है और ना कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। बेगारी और बंधुआ मजदूरी क्या होती है, बंधुआ मजदूरी होता है कि कोई व्यक्ति आपके पास अगर काम कर रहा है, वो कंपनी में कर रहा है, आपके पास लेबर के तौर पे काम कर रहा है, या अन्य किसी स्थान पर अगर वो व्यक्ति आपके साथ काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसकी जिंदगी ले ली या आपने उसको अपने पास अपने अधीन कर लिया, मतलब आप उसको बंधुआ तौर पर, मतलब उसको आप बांध के नहीं रख सकते अपने पास। अगर उस व्यक्ति का दिल करता है तो वो क्या है कि वो आपके पास
काम करेगा, या जब तक उसका काम करने का मन आपके पास करता है, आपकी कंपनी में करता है, आपकी किसी भी अन्य स्थानों में आप खेतों में काम करवा रहे हैं, लेबर के तौर पे आपके पास वो व्यक्ति कहीं काम कर रहा है, तो वो उसकी क्या है, उसका अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट्स है कि जब तक चाहे तब तक आपके पास काम कर सकता है। अगर आप उसको बंधुआ बनाने की प्रयास कर रहे हैं, बंधुआ बनाने को उसको आप मजबूर करते हैं, तो ये आप उसके जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस प्रकार का आप उसका शोषण कर रहे हैं और उसके मौलिक अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। बलात् श्रम क्या आता है, मतलब जबरदस्ती किसी व्यक्ति को काम करना। देखो एक चीज, ये दुर्व्यवहार हो गया, बेगारी बंधुआ हो गया, बलात् श्रम हो गया, मनुष्य की खरीद बिक्री हो गया, दास प्रथा हो गया, स्त्रियों एवं बच्चों का भौतिक व्यापार, ये चीजें एक दूसरे से रिलेट है। जैसे बंधुआ मजदूरी, आप किसी को बंधुआ नहीं बना सकते, वैसे ही बलात् श्रम में भी यही चीज आएगी कि आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती आप उससे काम नहीं करवा सकते। मैंने जैसे आपको बोला ना बंधुआ में कि अगर उस व्यक्ति का मन नहीं कर रहा, आप उसको जबरदस्ती करवाते, तो ये बलात् श्रम है। अगर आप उस व्यक्ति को जबरदस्ती, अगर वो आपके पास काम नहीं करना चाहता, आप उसको बंधुआ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बंधुआ बनाने के बाद उसको आप जबरदस्ती काम करवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, बलात् श्रम। और ये क्या है कि अनुच्छेद 23 ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी राज्य, कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति के ऊपर क्या नहीं कर सकता, बलात् श्रम नहीं कर सकता, उसको जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। मनुष्य की खरीद बिक्री, आपको पता है प्राचीन काल से लेकर भारत में या अन्य विदेशों में, क्या विदेशों में तो छोड़ो क्योंकि जो हमारा संविधान है वो भारत के लिए है, तो यहाँ क्या होता था कि मनुष्य की जो खरीद बिक्री होती थी, इसमें दास प्रथा भी आप क्या जाएगी कि उस समय लोग ऐसे जो गरीब या निम्न वर्ग के जो लोग होते थे, ऐसे लोगों को किसी अन्य अमीर घर में या कहीं और देशों में ले जाकर क्या करवाया जाता था, दास प्रथा करवाई जाती थी। उनको दास के रूप में ले लिया जाता था, भारत से बाहर लेके जाते थे, या भारत में भी अन्य राज्यों में दास के रूप में लोग काम करने के लिए जाते थे। तो इसमें क्या कहा गया कि मनुष्य की खरीद बिक्री और दास प्रथा, ये सारी चीजें क्या है, यह अनुच्छेद 23 सुनिश्चित करता है कि अगर राज्य या कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध करते हुए पाया जाता है तो उसको सजा भी दी जाएगी, और जिस व्यक्ति के साथ यह हो रहा है उसके फंडामेंटल राइट्स का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। और मैंने आपको कहा था फंडामेंटल राइट्स या जो हमारे मौलिक अधिकार है, इसका रक्षक सुप्रीम कोर्ट है, और जो हमारे मौलिक अधिकार ये कैसे है, प्रवर्तनीय है, इन्फोर्स हम करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। अगर कोई व्यक्ति या कोई राज्य, पॉलिटी की भाषा में हम सरकार को या पूरे सिस्टम को राज्य के तौर पे देखते हैं, तो इसमें राज्य का यही अर्थ होता है, अगर कोई व्यक्ति या राज्य इस तरह का किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे मौलिक अधिकारों के रक्षक है, या हाई कोर्ट है, न्यायालय, जुडिशरी जिसको हम कहते हैं, वो हमारा रक्षक है, हम उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ वाद विवाद भी कर सकते हैं उस चीज़ पे। और अगर हमें लगता है कि हमारी राज्य या कि कोई व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के माध्यम से उसको इन्फोर्स भी करवा सकते हैं, हम उसको प्रवर्तनीय कर सकते हैं, मतलब इन्फोर्स करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, अगर कोई व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो अनुच्छेद 23 से क्या समझा आप कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ न दुर्व्यवहार कर सकता, ना उससे बेगारी करवा सकता, ना उससे बंधुआ मजदूरी करवा सकता। बेगारी होता है कि फ्री में काम करवाना, मतलब उसको काम वो कर रहा है, उसको उसके एवज में उसकी जो कमाई है, उसकी जो मेहनत की जो उसका पैसा है वो ना देना, बेगारी कहलाता है। तो ना बेगारी करवा सकते, ना बंधुआ मजदूरी करा सकते, ना बलात् श्रम करवा सकते, ना मनुष्य की खरीद बिक्री करवा सकते आप, दास प्रथा पे प्रतिबंध है, एवं स्त्रियों एवं बच्चों का भौतिक व्यापार। आपने देखा होगा जो कुछ बच्चे होते हैं, इनके ऑर्गन बेच दिए जाते हैं, या इनके हाथ काट के, या इनकी टांगे काट के, या इनकी आंखें निकाल के इनको सड़कों पे आपको भीख मांगते हुए आपने अक्सर बच्चे देखे होंगे, बड़े बड़े शहरों के अंदर आपने इस तरह के बच्चे देखे होंगे। तो इस तरह का उनका क्या है कि भौतिक व्यापार नहीं हो सकता। स्त्रियों का आपने देखा होगा रेड लाइट एरिया में, या बड़े बड़े जो देह व्यापार देश के अंदर चलते हैं, या अन्य कई स्थानों, देश के अंदर कई स्थानों में जो चलते हैं, वहाँ देह व्यापार, ऐसे अगर किसी स्त्री का मन नहीं करता, आप जबरदस्ती उसको ले जाके आप देह व्यापार करवा रहे हैं, तो इस चीज को भी अनुच्छेद 23 सुनिश्चित करवाता है कि कोई राज्य, कोई व्यक्ति किसी बच्चे या किसी स्त्री का भौतिक व्यापार नहीं कर सकता है। ये इस पे क्या है, प्रतिबंध है, जब तक उसकी इच्छा ना हो। अब इसमें एक चीज क्या है अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 23 का क, मैंने आपको पहले भी समझाया था, आप 23 क पढ़ो, आप 23 ए पढ़ो, आप 23 वन पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ो, अनुच्छेद 23 का सब पार्ट 23 क, इसमें भी एक अपवाद है। मानव उदाहरण के तौर पे राष्ट्रीय आपातकाल लगा है,
देश के अंदर इमरजेंसी लगी है किन्हीं कारणों से। मैंने आपको बताया 352, 356, 360 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। जब देश को हम प्राथमिकता पे रख सकते हैं, ऐसी स्थिति में ये चीजें क्या है, ऐसी स्थिति में ये चीजें सारी खत्म हो जाएंगी। अगर कोई 14 साल का बच्चा भी है, अगर उससे भी कोई सार्वजनिक, मैं व्यक्तिगत नहीं बोला, सार्वजनिक काम करवाना पड़ा जिससे जो हमारा देश है या हम देश की जो प्राथमिकता पे जब हमने अपने देश को रखा है, अगर उसको प्राथमिकता पे रखने के लिए अगर किसी व्यक्ति को अगर उसके साथ जब उसको बिना पैसों के उससे कोई काम करवाना पड़ा या बेगारी करवानी पड़ी या अपने जैसे एक टाइमिंग दी होती है कि आप 8 घंटे से ज़्यादा का समय आप काम में नहीं लगवा सकते, तो ऐसी स्थिति में आप 10-10 घंटे भी किसी व्यक्ति से काम करा सकते हैं जब आपने अपने देश को क्या है प्राथमिक जगह पे रखा हो, जब अपने देश को प्राथमिकता का आपने दर्जा दिया हो कि आज आपने देश के लिए कुछ करना है। जिस दिन देश के लिए कुछ करने के लिए हमारे को कहा जाएगा हमारी सरकार या राज्य की तरफ से, तो उस दिन ये आपकी सारी चीजें खत्म हो जाती है। उस दिन आपसे 10 घंटे भी काम करवा सकते हैं। उस दिन आप ये नहीं बोलेंगे कि ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, हम 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। उस दिन क्या बोलता है इसमें अपवाद ये है कि इसमें यह बोला जाता है कि अगर देश को इमरजेंसी है देश में और देश को हमने प्राथमिकता पे रखा है कि हम देश के लिए कुछ करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम अगर 24 घंटे में से 18 घंटे भी काम करवाना पड़ा किसी व्यक्ति से, तो करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है हम सभी लोग किसके लिए जीते, देश के लिए जीते, और हमारे लिए मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज से ऊपर उठकर हमारा देश आता है। अगर देश रहेगा तभी हम रहेंगे। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये सारी चीजें खत्म होती है। अन्यथा अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो आपके जितने भी अधिकार है शोषण के विरुद्ध, उसको ना कोई राज्य छीन सकता, ना कोई व्यक्ति छीन सकता। अनुच्छेद 23 क्लियर। अब आते हैं हम अनुच्छेद 24 पे। अनुच्छेद 24 क्या बोलता है? बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन से आप क्या समझते हैं? जो बच्चों को एक नियोजन से आप रेगुलेट समझ सकते हैं कि जो 14 वर्ष के कम बच्चों को 14 वर्ष के कम बच्चों को कार्य नहीं करवाना। मतलब एक 14 वर्ष से कम के लोग हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे जो सड़कों पे रहते हैं या उनको कहीं ऐसी, आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आपने झुग्गी झोपड़ियाँ देखी होगी, तो झुग्गी झोपड़ियाँ होती है वहाँ के कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, वो आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में उनसे कोई काम करवाया जा सकता है। क्या होता है कि वो क्या होता है, जो देखो जो बच्चे होते हैं वो लेबर तो काम भी अच्छा करते हैं, और दूसरी बात क्या होता है कि वो सस्ते दामों में आ जाते हैं। सस्ते दामों में कई बार उनको पैसा भी नहीं दिया जाता, तो वो जो बच्चे उनकी इतनी समझ डेवलप नहीं होती है, ना उनका इतना मानसिक विकास हुआ होता है कि वो अपना हक के लिए अपनी कोई मांग करे या किसी के समक्ष अपनी मांग रख सके, तो इतना उनका विकास नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनका मिसयूज होने का बहुत ज्यादा वो हो सकता है कि उनका बहुत ज्यादा मिसयूज हो जाए। ऐसे उनका साथ मिसयूज ना हो सके, इसलिए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा होगा कि जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं, क्योंकि उनकी समझ इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो कोई काम कर सके, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में उन बच्चों को न फैक्ट्रियों में काम करवाया जाएगा, न खानों में काम करवाया जाएगा, न खतरनाक जगहों पर काम करवाया जाएगा, न होटलों में आप काम करवा सकते, न आप घर में काम करवा सकते। ऐसी स्थिति में जो बच्चा 14 वर्ष से कम है, अगर मेरी उम्र 14 साल से कम है, तो कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 24 ये सुनिश्चित करवाता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी राज्य मेरे से न फैक्ट्रियों में काम करवा सकता, न कोई बड़ी बड़ी जो खाने होती है जैसे कोयला की खान या अन्य खानों में मेरे से इस तरह का कोई भी काम नहीं करवा सकता। और खतरनाक जगहों पे आपने देखा होगा, शायद तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है वहाँ पे देश में सबसे ज्यादा पटाखा बनता है, एक फैक्ट्री है वहाँ पे, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा पटाखे बनते हैं। तो ऐसी जगहों पे भी, खतरनाक जगहों पे जहाँ पे जो पटाखे बनते हैं दिवालियों के समय के लिए, जो पटाखे वगैरह बनते हैं, वो तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ पे कहीं बनते हैं किसी फैक्ट्री में। तो ऐसी जगहों पे भी, खतरनाक जगहों पर भी जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनसे काम नहीं लिया जा सकता है। ये कौन सुनिश्चित करवाता है? अनुच्छेद 24 सुनिश्चित करवाता है कि किसी होटल में भी आप उससे काम नहीं करवा सकते। और दूसरी बात, अब जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, ये जो इनको पढ़ाने के ऊपर सरकार ने जोर दिया है कि इनकी एजुकेशन फ्री होगी, इसीलिए 2002 में जो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, और इसको मौलिक अधिकारों में जो शिक्षा को जो इसको अनुच्छेद 21 के गांव में जोड़ा गया था, वो इसीलिए जोड़ा गया था ताकि ऐसे बच्चों का क्या हो सके, विकास हो सके, ताकि ऐसे बच्चे कहीं फैक्ट्रियों में काम ना करे, खानों में काम ना करे या खतरनाक जगहों पे काम ना करे, ताकि उनका क्या हो सके, ताकि उनका नुकसान ना हो। उनका जब नुकसान तो होगा ही, जब 14 साल का बच्चा होगा, खानों में काम करेगा, वो शारीरिक रूप पे भी विकलांग होगा, मानसिक रूप पे भी विकलांग होगा, उसकी इतना विकास नहीं हो पाएगा जितना कि उसका कहीं
अगर वो किसी शिक्षण संस्थान में एजुकेशन ले रहा है। इसलिए सरकार ने क्या किया, जो हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 के क को कब 2002 में 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और जो शिक्षा का अधिकार है उसको उसमें जोड़ा गया, ताकि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं वो अपनी फ्री में एजुकेशन ले सके। तो ये तो था आज हमारा मौलिक अधिकार भाग 3 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। कल हम इस तरह से एक नया वीडियो बनाएंगे मौलिक अधिकार को लेकर। तो आज के लिए आप सभी को इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।